हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप इसे ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्स। यहाँ पे 2-3 लोग की कन्वर्सेशन बताया जा रहा है, जैसे मोना हो गया, राजू हो गया। इसमें हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये जो इसमें बेस है ये आपको आने वाले क्लासेस में, आगे क्लास 9 हो जाए 10 हो जाए, इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आप इसे फोकस से ध्यान से समझो। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at these things: clothes, utensil, food grain, comb, the bottle of honey, books. Each of these has use, said Mona. मोना ने कहा कि ये जो हनी है, बॉटल ऑफ हनी है, बुक्स है, यूटेंसिल है, यूटेंसिल बर्तनों को बोलते हैं, फूड ग्रेन्स है, क्लोथ है, ये सब चीज़ है। इस सब चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्स। अम्मा ने कहा कि ये क्या है, ये रिसोर्स है। सो व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू ने पूछा कि अम्मा तो ये रिसोर्स क्या होता है। रिप्लाइड, मतलब उसने पूछा, एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। तो अम्मा ने कहा वो सब चीज़ें जो तुम यूज़ करते हो अपने, जो यूज़ जितना अपने जो यूज़ करते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वो सब तुम्हारा रिसोर्स है। जैसे कि तुम लोग गेम खेलते हो, तो गेम खेलते हो तो मोबाइल, बिना मोबाइल के तो गेम खेल नहीं सकते। तो मोबाइल तुम्हारे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो वो सब चीज़ें जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो अपने बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, वो सब क्या है, वो रिसोर्स है। रिप्लाइड, अम्मा ने ऐसा कहा। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अपने अगल बगल देखो और ऑब्जर्व करो, जितना भी सब चीज़ है वो तुम्हारा रिसोर्स है, क्योंकि तुम उसे डेली यूज़ कर रहे हो। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रस्टी, जब तुम्हें प्यास लगती है, जब तुम पानी पीते हो, वो रिसोर्स है। जब तुम रूम में घुसते हो और इलेक्ट्रिक फैन ऑन करते हो, बॉल ऑन करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी, बॉल, फैन, ये तुम्हारे लिए रिसोर्स हो गया। रिक्शा तुम लेते हो कहीं स्कूल जाने के लिए, कहीं फील्ड जाने के लिए, कहीं पार्क जाने के लिए, तो ये रिक्शा तुम्हारा रिसोर्स हो गया। जो टेक्स्ट बुक तुम अभी पढ़ रहे हो वो रिसोर्स हो गया, क्योंकि तुम्हें उसको यूज़ कर रहे हो। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल हैज़ यूज आर रिसोर्स। तो जो तुम्हारे पिताजी बना रहे हैं तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक, वो भी तुम्हारे लिए रिसोर्स हो गया, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल्स पड़े हैं और जो इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं, तो वो सब तुम्हारे लिए क्या, रिसोर्स हो गई। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव सम इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज यू बाई यू, सो दे आर यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी व्हाट इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखो, रिसोर्स वो होता है ना जिसका कुछ यूटिलिटी हो। अगर किसी चीज़ को यूटिलिटी नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं हो सकता। आप पूछोगे कि आपकी यूटिलिटी क्या होता है, तो जो हमारा अगर कोई सामान है हमारा वांट सेटिस्फाइंग पावर को वो फुलफिल करे, तो वो यूटिलिटी उसका हो गया। ठीक है, ये आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आप जब दूसरे क्लास में जाओगे तो आप एक्सप्लेनेशन में यूटिलिटी समझोगे। अब पूछा जा रहा है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू अब जानना चाहता है कि कोई रिसोर्स कैसे बनता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव द वैल्यू। अम्मा ने बताया कि कोई चीज़ रिसोर्स तभी बनेगा जब उसका कोई वैल्यू होगा। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू। अगर उसका जो यूज़ है, उसका यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उसका कुछ वैल्यू है, तभी वो रिसोर्स बनेगा। और अम्मा यहाँ बोल रही हैं कि सब रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही है। वैल्यू मीन्स वर्थ, पैसा। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अम्मा बता रही हैं यहाँ पे कि कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है जिससे आप मनी से खरीद सकते हो, कुछ का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स हो गए जैसे आयरन हो गया। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल, एल्यूमिनियम आप घर में बर्तन में यूज़ करते हो तो आप खरीदते हो ना। आप आयरन रॉड यूज़ करते हो अपने बिल्डिंग बनाने में, तो आप उसे खरीदते हो ना। तो ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू हो गया इसका, तो ये आपका इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स ये तो हो गया। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट बट आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड। अब आप कहीं घूमने गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी है, वो भी तो आपको खुशी दे रहा है, वो भी तो आपको वांट सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो क्या आपसे चार्ज ले रहा है क्या, नहीं। तो ये सब क्या हो गया। कुछ रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूबल एट टाइम, विथ टाइम। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ उनका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, या बोले तो इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाता है उसका। grandmother have home remedy have
नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। बताया जा रहा है कि लेट सपोज आपकी ग्रैंड मदर है, आपको कुछ होम रेमेडी बता रही है, कुछ आपका फीवर हो गया तो मेडिसिन बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाएगा। बट इफ़ दे आर पेटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फॉर्म, देन डेफिनेटली इन द अपकमिंग टाइम उसका भी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपकी दादी माँ आपको कुछ नुस्खा बता रही हैं कि आप वो खाओ, आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा, और समझ लो उस नुस्खे को किसी कोई बड़े से कंपनी ने उसे बना लिया, पेटेंट कर दिया। पेटेंट होता है कि अगर आपका कुछ बनाया है, आपने खुद से खोजा है और उसको आप पेटेंट करवा लो, तो आपका वो दूसरा कोई वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। इस समय क्या हो जाएगा, फिर उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा, फिर वो नुस्खा जो है बाजार में बिकने लगेगा और लोग खरीद के उसे यूज़ करेंगे जब उन्हें बुखार होगा। तो ये है हमारा ऐसा रिसोर्स जो कि भविष्य में वैल्यूबल हो सकता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी ये ऐसे दो फैक्टर है जिससे कोई सब्सटेंस रिसोर्स कहलाता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। ये दोनों नीड ऑफ पीपल मतलब पीपल की आवश्यकता से जुड़े होते हैं। ओके, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एज हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग भी एक तरह का रिसोर्स है। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो ह्यूमन बींग भी, वो लोग भी, कि हम लोग भी क्या है, रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। हम ही लोग तो हैं जो सोचते हैं, समझते हैं, डिस्कवरी करते हैं और नया रिसोर्स बनाते हैं। तो हम लोग नया रिसोर्स बना सकते हैं, तो क्या हम रिसोर्स हो नहीं सकते? तो हम भी एक तरह के रिसोर्स ही हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। This, sorry, the discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately result in the development of newer mode of transport. तो यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ तो उससे हम लोगों ने नया नया चीज़ सीखा, कि हम लोग फायर का डिस्कवरी हुआ तो हम लोगों ने उसमें फिर खाना पकाना सीखा। उसी तरह जब व्हील का, चक्का का जब इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुआ तो फिर हम लोग नया नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढा। तो एक डिस्कवरी से अनदर डिस्कवरी भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्नड एनर्जी इन अ फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो वाटर तो बह रहा था, पर हम लोगों ने उसमें एक टेक्नोलॉजी लगाया और उससे फिर क्या किया, वन रिसोर्स से अनदर रिसोर्स जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स तीन तरह के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम बिना ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होता है। ठीक है ना, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम बिना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, और एज जैसे हमें नेचर से मिल रहा है हम उसे वैसे ही कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ। अगर आप सांस ले रहे हो तो आप क्या एयर को कुछ चेंज कर रहे हो क्या, वो डायरेक्ट ले रहे हो। द वाटर ऑफ रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल, ऑल आर नेचुरल रिसोर्स। ये सब क्या नेचुरल रिसोर्स हो गया। मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसमें से बहुत सारे रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कैन बी यूज डायरेक्टली, डायरेक्ट यूज करते हैं। एंड इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी हमें टूल और टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है कि उस रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें हम। ठीक है, natural resource are classified into different group depending upon the level of development and uses and origin, stock and distribution। ये देखो, ये क्लासिफिकेशन बताया गया है नेचुरल रिसोर्स का कि किन किन बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिपेंड करता है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है उसका, यूज़ कैसा है उसका, ऑरिजिन कैसा हुआ है, कहाँ हुआ है, स्टॉक है कि नहीं उसका, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। देखो, बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे अगर बात करें तो दो ग्रुप में बटा हुआ है ये, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स को कहते हैं जिसका क्वांटिटी हमें पता है, नोन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर बीइंग यूज इन अ प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रू रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर एक्चुअल रिसोर्स। तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रूह रीजन इन जर्मनी, वहाँ का जो कोल रिज़र्व है वो नोन है। लेट सपोज़ कि झारखंड का एग्जांपल ले ले, तो झारखंड में अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 40 साल तक का कोल है, इसका मतलब क्या, कि उनको पता है कि कितना अमाउंट ऑफ कोल है और किस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे कि वो 40 साल तक चले, तो ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया। ठीक है, फिर डेक्कन प्लेट्यू का एग्जांपल दिया गया, वहाँ पे सॉइल है,
डेक्कन सॉइल, जिसको जो बसाल्ट से बना हुआ है, तो ये भी क्या एक तरह का एक्चुअल रिसोर्स हमें पता है कि कितने एरिया में स्प्रेड है इसका। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल रिसोर्स। अब पोटेंशियल रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं, ठीक है ना, हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिसका इंटायर क्वांटिटी अभी हमें पता ही नहीं कितना है, कितना किलोमीटर में फैला है रिसोर्स वो, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट। तो ये जो पोटेंशियल रिसोर्स उससे कहते हैं जिसका हमें क्वांटिटी पता नहीं है कि कितना क्वांटिटी है, और प्रेजेंट हम लोग उसका यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो सकता है कि ये पोटेंशियल रिसोर्स शायद फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकें, शायद हम लोग यूज़ ना कर पा रहे हो क्योंकि हमारे पास अभी वैसा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। सो और शायद मे बी अभी हम इसे यूज़ कर भी सके तो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। सो इन सब वजहों से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि जो यूरेनियम हम लोग पाए हैं लद्दाख में, और अभी आप लोगों ने नया सुना होगा कि वहाँ पे लिथियम मिला है जो बैटरी बनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस वो सब अभी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है। अभी कितना अमाउंट में हमें ये नहीं पता है, और उसका एक्सट्रैक्शन अभी बहुत कॉस्टलियर है, तो ये सब पोटेंशियल रिसोर्स हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि आज से 2 साल पहले, अब जैसे लेट सपोज अभी 200 क्या चल रहा है, अभी 21वीं सदी चल रही, 21st सेंचुरी, तो आज से 2 सेंचुरी पहले 19 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। उस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजी नहीं थी 1800 में, 1900 में। सो उस समय ये सब रिसोर्स जो है, विंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ये सब उस समय पोटेंशियल रिसोर्स था। पर आज के समय में ये पोटेंशियल रिसोर्स ना होके ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया है, क्योंकि देखो आप, विंड मिल चल रहा है, फोटो में देखो, तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। पर आज से 200 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। रिसोर्स को बात करें बेस ऑन ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग रिसोर्स की बात करें, तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक बायोटिक रिसोर्स, एक अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है ना, अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग विच वाइल बायोटिक आर लिविंग। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो नॉन लिविंग होता है, और बायोटिक रिसोर्स वो होता है जो लिविंग होता है। ठीक है ना, सॉइल, रॉक, मिनरल आर अबायोटिक। जैसे सॉइल में तो लाइफ है नहीं, रॉक, पत्थर में, मिनरल्स में, तो ये सब फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं कि नहीं, तो ये सब अबायोटिक रिसोर्स हो गया। बट जो प्लांट और एनिमल है ये सब बायोटिक रिसोर्स हो गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो रिन्यूड होता है और रिप्लेनिश हो जाता है क्विकली ऑफ सम ईयर्स ऑफ डे में। वो क्या हो जाता है, वो चेंज, मतलब वो फिर से नया, जैसे वाटर। अब देखो वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप वाटर यूज़ कर लेते हो, ऐसा थोड़ी ना कि फिर आप कल वाटर यूज़ नहीं कर सकते। वो फिर रेन होगा, बारिश होगी, फिर पानी आ जाएगा, फिर आप यूज़ करोगे, फिर रेन होगा, बारिश होगी, फिर पानी आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो रिन्यू नहीं हो सकता है, या होता भी है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे रिन्यू होने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और आप अगर अनजुडिशियस वे में रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी यूज़ करोगे तो ये चांस है कि वो भी एक्सटेंट हो जाए कमिंग ईयर्स में। जैसे आप देखोगे अभी वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारे स्टेट में, तो ये सब क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी ये डिप्लीट हो रहे हैं, तो जुडिशियस वे में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक है उसका। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ईयर ऑफ रिन्यूएबल, मतलब उसे रिन्यूड होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कोल, नेचुरल गैस एंड सम एग्जाम्पल ये सब है क्या, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी ऑबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। ठीक है ना, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसोर्स बटा हुआ है यूबिक्यूटियस एंड लोकलाइज्ड में। रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटियस रिसोर्स। ठीक है ना, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वो जो रिसोर्स हम लोग क्या मिल रहा है, एवरीवेयर, सब जगह फाउंड हो रहा है, तो जो रिसोर्स सब जगह फाउंड हो सके उसे यूबिक्यूटियस रिसोर्स कहते हैं। ठीक है ना, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, बट कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स कहेंगे, लाइक कॉपर, आयरन। अब देखो आप इंडिया में बात करें तो जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ में भी थोड़ा ईस्ट साइड जाओगे आप, झारखंड, बंगाल, ये सब स्टेट में आप देखोगे तो यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है, तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया। पर अगर बात करें हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर एयर, तो ये सब क्या हो गया, ये सब यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया, क्योंकि ये सब जगह प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। देखो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स
टेरेन कैसा वहाँ पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, क्लाइमेट पे और एल्टीट्यूड क्या हाइट पे वो जगह है, इस सब पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्स है वो अनइक्वल है, ये नहीं कि वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो डिफर कर रहा है ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। आयरन ओर was not a resource until people learn to extract iron from it। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता, जब तक उसे चेंज हम ना करें तब तक उसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आयरन, अब देखो आयरन जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो ओर की फॉर्म में मिलता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो जब तक हम उसे आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट ना कर लें तब तक वो कोई काम का नहीं है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, आयरन क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। People use natural resources to make building, bridge, road, machinery, vehicle, which are known as human made resources। तो पीपल जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ किसके लिए, कि ब्रिज बना सकें, रोड बना सकें, बिल्डिंग बना सकें। तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं ये सब चीज़ें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, सम पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू, राजू इसे समझ गया तो बोलता हाँ हाँ समझ गया मैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग को स्पेशल रिसोर्स किए बोला जा रहा है क्योंकि ह्यूमन बींग ही है जो स्किल नॉलेज को सीख कर कोई नया रिसोर्स बना सके नेचुरल रिसोर्स से, या रिसोर्स बना सके। लाइक देखो अब आयरन ओर से आयरन बनाना कौन सीखा, ह्यूमन ही सीखा। तो इसलिए ह्यूमन को यहाँ पे स्पेशल रिसोर्स कहा जा रहा है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। एडुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स। तो बोला जा रहा है कि पढ़ाई, एडुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूबल रिसोर्स बनाती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आप पीपल के स्किल को डेवलप कर रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आप प्रमोट कर रहे हो। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, अगर पीपल के स्किल को आप इंप्रूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स, मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना ने एक सपना देखा। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने सपना देखा कि जितना भी अर्थ पे वाटर है वो सब सूख गए हैं और सारे पेड़ कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड द डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। उसने सपना देखा कि सब पेड़ कट गए हैं, सब पानी सूख गया है, लोग इस तरह भटक रहे हैं खाने की तलाश में, शेड छत की तलाश में, पर कुछ नहीं बचा है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट दिस ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन। तो उसने अपने माँ को बताया कि मम्मी मैंने अपना ऐसा सपना देखा, और पूछा कि माँ क्या ऐसा सही में हो सकता है। शी आस्क, उसने अपनी माँ से पूछा। तो अब सुनो अम्मा क्या कहती है। अम्मा कहती है यस यस। अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can definitely get exhausted। what ऐसा अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो पक्का ही ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह से हम लोग अनजुडिशियस वे में यूज़ करेंगे। तो अम्मा कहना हाँ ऐसा हो सकता है। तब अब राजू पूछता है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। राजू पूछता है कि तो अम्मा हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने कहा लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हो तुम। अम्मा ने ऐसा रिप्लाई किया। सो अब सुनो क्या क्या कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ करोगे और उसको टाइम दो कि रिन्यूड हो सके, फिर से वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके, तो उससे हम क्या करते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है आपका कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप इसे डेफिनेशन को लिख देना कि यूज़, अगर हम लोग रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो बैलेंस वे में करें, ठीक है, अपनी नीड को, रिसोर्स के नीड को बैलेंस वे में फुलफिल करें और उसको कंजर्व करके रखे फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देयर आर मैनी वे टू कंजर्व रिसोर्स। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो यहाँ बोला जा रहा है कि रिसोर्स कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हर इंसान अपने
अपने से स्टार्ट करे, क्या रिसोर्स को जो उसका यूज़ है वो थोड़ा लिमिटेड कर दे, ज़्यादा यूज़ ना करे, रिसाइकल पे ध्यान दे रिसोर्स का। जैसे आप वाटर को यूज़ किया आपने वेजिटेबल्स धोने में, तो वो वाटर तो गंदा हो गया, पर वो इतना भी गंदा कि नहीं है कि आपको डबल यूज़ ना कर सको। उससे आप फिर अपने साइकिल गाड़ी धो सकते हो, बाइक्स को धो सकते हो। तो वो क्या हो गया, वाटर का रिसाइकलिंग, फिर से आपने उसको यूज़ किया, ठीक है ना, रीयूज़ किया उस वाटर को। तो आप इससे क्या कर सकते हो, रिसोर्स को सेव कर सकते हो। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से लिंक हैं। तो जब एक इंसान शुरू करेगा तो सब उस तरह से जब करने लगेंगे तो उससे हमारा रिसोर्स क्या होगा, डिप्लीशन रेट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनो बच्चों की बातें। दैट दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना ने कहा कि चलो हम जो भी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई फटा पुराना कपड़ा हो गया, तो उससे इन्होंने क्या किया, एक बैग बनाया जो अपने सब नेबर्स में बांटेंगे ये लोग। बैम्बू स्टिक से कुछ कुछ चीज़ें बना के बेची नहीं, मतलब ऐसा एज अ गिफ्ट दिया कि आप उससे यूज़ करो, ठीक है ना। तो मोना ने कहा रीयूज़, कोई थिंग्स है जिसका आपको यूज़ नहीं है फिर भी उसको हम लोग ऐसा कुछ कन्वर्ट करते दूसरे चीज़ में और उसको रीयूज़ किया जा सके, तो ऐसा मोना यहाँ कहना चाह रही है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है, टू सेव आवर रिसोर्स एंड कीप आवर अर्थ अलाइव, अपने रिसोर्स को बचाने का और हमारे अर्थ को ज़िंदा रखने का। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, से जैसी। जैसी ने कहा कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगी, मैं ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग जितना भी पेपर का एरोप्लेन बना के खेलते हो ना, वो सब पेपर का वेस्टेज है, ठीक है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, क्योंकि ऐसा बोल रही जैसी कि बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं पेपर को बनाने में। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने चिल्ला के कहा कि मैं भी ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आता है, जनरेट होता है वाटर से और कोल से बनता है, ठीक है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है, इसे आप खुद से रीड करो। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेट आशा। आशा ने कहा कि मैं भी ध्यान रखूँ कि मेरे घर पे वाटर वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम लोग साथ में काम करेंगे तो ज़रूर कुछ अलग करके दिखाएंगे, कुछ डिफरेंस होगा। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, कुछ चीज़ मोना राजू ने किया। व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स। तो ये बुक जिन्होंने लिखा है वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा तुम क्या कर रहे हो इस नेचर को कंजर्व करने में, इस रिसोर्स को कंजर्व करने में। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system and the natural provides, नेचर हमें जो प्रोवाइड हुआ है। Therefore, it is our duty to ensure that हमारा फ्यूचर लिंक है किस चीज़ों से, कि हम कैसे रिजर्व यूज़ कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितना भी जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए, कि अभी भी हमारा जो अभी हमारा नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्स सेव कर पाएँ। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। अगर हम जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हमें उसे भी कंजर्व करना चाहिए और जो डैमेज हो रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को उसे भी मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर की क्वेश्चंस को मैं, क्वेश्चन आंसर जो है उसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।